Good morning, dear students. Myself, Dr. Ravi Parihar, Assistant Professor in Botany, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में लाइकोपोडियम के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लाइकोपोडियम के आउटर मॉर्फोलॉजी व लाइकोपोडियम की इंटरनल स्ट्रक्चर्स, रूट स्टेम व लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया था, अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में लाइकोपोडियम के तीसरे भाग पार्ट 3 में हम लाइकोपोडियम के जनन के बारे में अध्ययन करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें पता है कि लाइकोपोडियम में या किसी भी प्लांट में या टेरिडोफिटिक प्लांट में जनन दो विधियों द्वारा हो सकता है। पहली विधि होती है वो होती है वेजिटेटिव मेथड्स या कायिक विधि, और जो दूसरी विधि है जो इम्पोर्टेंट है वो होती है बीजाणुओं द्वारा या स्पोर्स के द्वारा। तो पहले हम वेजिटेटिव मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वेजिटेटिव मेथड्स के 4 मेथड हो सकते हैं कायिक तरह के, जिसके द्वारा लाइकोपोडियम में जनन होता है। पहला है बाय बल्बिल्स और जेमी, बल्बिल्स और जेमी के द्वारा। कुछ जातियां जैसे कि लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, लाइकोपोडियम ल्यूसिड्यूलियम आदि में स्टेम की टॉप शीर्ष के पास में कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल्स या जेमी कहते हैं। और प्रत्येक जेमी में एक छोटे से एक्सिस के चारों ओर अनेक मांसल व मोटी पत्तियां पाई जाती हैं, जिनमें क्या होता है, रिजर्व फूड रहता है। जमीन में जब ये गिरती हैं, इनके गिरने के बाद इनमें अपस्थानिक कलिकाओं से एडेंटिशियस रूट्स निकलती हैं तथा ये एक वृद्धि करके नया प्लांट बनाती है। इस प्रकार से बल्बिल्स और जेमी के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड है इसमें एडेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जांपल लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम स्पीसीज है लाइकोपोडियम की, में स्टेम के आधार भाग पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और मातृ पौधे से अलग होने पर इनमें एक नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से एडेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा भी कायिक जनन हो सकता है। तीसरा सबसे कॉमन व सबसे सिंपल प्रकार है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन या डिके, खंडन व गलन के द्वारा। जैसा कि हमें पता है कि जो विसर्पी जातियां होती हैं जिनके तने जमीन के ऊपर पड़े रहते हैं, विसर्पी क्रीपिंग स्टेम जिनके होते हैं, उनमें जब पुराने पादप भाग की मृत्यु हो जाती है, गलने से टहनियां ब्रांचेस जब अलग हो जाती हैं, वो जो अलग हुए पादप के भाग हैं वो जब एक नया पादप बनाते हैं, तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन व डिके के द्वारा, जो कि एक कॉमन प्रोसेस है, वो किसी भी स्पीसीज में हो सकता है। और लास्ट है रूट ट्यूब्रिकल्स के द्वारा। रूट ट्यूब्रिकल्स के द्वारा लाइकोपोडियम सरनों में रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इनमें अपस्थानिक जड़ों में जो रूट्स होती हैं, इनकी वो एडेंटिशियस होती हैं प्लांट की, उनमें ट्यूब्रिकल्स या गुलिकाएं पाई जाती हैं और इनकी उत्पत्ति जड़ की पैरेन्काइमेटस सेल्स से होती है। और ये जब मदर प्लांट से अलग होती हैं, रूट ट्यूब्रिकल्स क्योंकि जड़ों के अंदर होती हैं, जब वहां से टूट के मिट्टी के अंदर ही अलग हो जाएंगी और फेवरेबल समय आने पर तो ये क्या करेंगे, वापस एक नया प्लांट बनाने में सक्षम होती है, नया प्लांट बना सकती है। तो इस प्रकार से इन 4 मेथड्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लाइकोपोडियम में हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है जो कि नॉर्मली इनके द्वारा टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन होता है, वो है बीजाणुओं के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें पता है कि बीजाणुओं के आधार पर, बीजाणुओं के आकार व अमाप के आधार पर जो टेरिडोफाइट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सम बीजाणुक, ऐसे पादप जिनमें बीजाणु समान आकार प्रकार के बनते हो, वह दूसरे प्रकार के होते हैं विषम बीजाणुक, जिनमें आकार अमाप जो है बीजाणु का अलग अलग हो, छोटे बड़े हो, कुछ छोटे हो कुछ बड़े हो। तो वो प्रकार, उस प्रकार के जो टेरिडोफाइट होते हैं विषम बीजाणुक। और हमें पता है टेरिडोफाइटा एक बहुत बड़ा पादप वर्ग है और इसमें बहुत कम जीनस हैं जो कैसे हैं भाई, विषम बीजाणुक हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं वो जीनस कैसे हैं, यहाँ पर सम बीजाणुक हैं। तो लाइकोपोडियम भी
एक सम बीजाणु का जीनस यानी वंश का उदाहरण है। और हमें पता है कि बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो बीजाणु धानियों में होता है, स्पोरेंजियम में होता है। बीजाणु धानियां बीजाणु पर्णों की ऊपरी सतह, अभ्यक्ष सतह या मैं बोलूं वेंट्रल सरफेस पर विकसित होती है। बीजाणु धानियां कहां बनेगी भी? बीजाणु पर्णों की वेंट्रल सरफेस पर बनेगी। और विभिन्न जातियों में बीजाणु धानियों की स्थिति जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कक्षीय हो सकती हैं, है ना, या अभ्यक्ष सतह पर विकसित हो सकती हैं। तो अलग अलग सब फोलियर हो सकती हैं। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग तरह की पोजीशन देखने को मिलती है। उसे हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें ध्यान रखना है कि बीजाणु का निर्माण हमें पता है कि बीजाणु धानी में होता है। और बीजाणु धानी कहाँ लगती है? बीजाणु पर्णों की ऊपरी सतह पर लगती है। देखें आप चित्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो देखें, और बीजाणु पर्ण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बीजाणु पर्ण आपस में मिलकर शंकु बनाते हैं। ये देखें आप, जो पहला डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें हम देखें ये लाइकोपोडियम का शंकु है, स्ट्रोबिलस है। और इसमें पता है स्ट्रोबिलस कहाँ लगते हैं? जो शाखाएं होती हैं, वायवी शाखाओं के स्टेम के शीर्ष भाग के, और आपको स्टेम क्या दिखाई देंगे? शंकु दिखाई देते हैं। ये शंकु मिलकर बीजाणु पर्णों से मिलकर बना होता है। और एक बीजाणु पर्ण, ये देखें आप, इस बीजाणु पर्ण की बात करें तो देखो यहाँ पर ये एक वृत्ताकार गोलाकार स्ट्रक्चर होती है जिसको हमने बीजाणु धानी नाम दिया है। वो इस प्रकार यहाँ पर लगी रहती हैं। इसकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, अमूमन कक्षीय होती है। ठीक है। जब हम इसका एलएस काटें, किसका? शंकु का, लाइकोपोडियम के शंकु का जब हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन निकालते हैं तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और जिसके पत्ती के कक्ष भाग में एक्सिस में यहाँ देखो बीजाणु धानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है, जस्ट बिल्कुल वहां पर बेस में उसके एक बीजाणु धानी लगी होती है। ये देखें आप, एक लीफ का स्ट्रक्चर जिसमें किस प्रकार से एक देखें ये सब फोलियर जो है वो स्ट्रक्चर पोजीशन में बीजाणु धानी लगी है। इसके अंदर सभी प्रकार के बीजाणु जो है वो सभी समान आकार प्रकार के हैं, यानी कि होमोस्पोरस ये थेरोडोफाइट है, होमोस्पोरस वंश है। ये इसकी वॉल है, देखो ये स्पोरोफिल है, और ये स्टॉक के द्वारा इस पत्ती के कक्ष में बीजाणु धानी लगी हुई है। तो आप देखें कि इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से शंकु, और शंकु के बाद में जो है बीजाणु पर्ण व शंकु का एलएस किस प्रकार से होता है। और जस्ट इसमें देखो यहाँ पर ये बीजाणु का आपको चित्र भी बता रखा है, इसके बारे में हम अभी आएंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप देखें कि बीजाणु धानियों का जो है वो आकार भी भिन्न भिन्न हो सकता है ना। बीजाणु पर्णों का आकार भी भिन्न भिन्न हो सकता है, और इनके संरचना सामान्य पत्तियों के समान हो सकती हैं। जैसे कि हमने कहा कि यूरोस्टेकिया व रोपेलोस्टेकिया दो उपवंश होते हैं। इन दोनों उपवंशों के अंदर हमने पूरे लाइकोपोडियम को डिवाइड किया है। तो बीजाणु पर्णों का माप जो होता है वो उसका आधार पर हमने यूरोस्टेकियम देखा भी था कि बीजाणु पर्ण सामान्य पत्तियों के समान होते हैं, है ना, और संगठित स्ट्रोबिलस नहीं बनाते हैं। और रोपेलोस्टेकिया में बीजाणु पर्ण मुख्य अक्ष उसके सुसंगठित स्ट्रोबिलस बनाएंगे, ये हमने अंतर देखा भी था। अब आप देखें बीजाणु धानी हमें पता है कि एक सब स्फेरिकल और रेनी शेप वृत्ताकार स्ट्रक्चर होती हैं, जिसका कि डायमीटर 1 से लेकर 2.5 mm तक होता है। और जो परिपक्व बीजाणु धानियां होती हैं वो पीले अथवा नारंगी रंग की होती हैं, और प्रत्येक बीजाणु धानी यूनिलोक्यूलर होती हैं। आप डायग्राम में ये देखो, ये बीजाणु है, ठीक है ना। अभी हम इस पर आएंगे, देखें बाद में। तो अब हम अभी यहाँ डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बीजाणु धानी के परिवर्धन की बात कर रहे हैं। और हमें पता है बीजाणु धानी का परिवर्धन, जैसे ही मैं नाम लेता हूँ बीजाणु धानी का परिवर्धन, तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं। बीजाणु धानी का परिवर्धन दो प्रकार का हो सकता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट एवं यूस्पोरेंजिएट। जैसे कि हमने साइलोटम में भी बताया था मैंने आपको, लेप्टोस्पोरेंजिएट एवं यूस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर बता रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है एक प्रारंभिक कोशिका से बीजाणु धानी का विकास होना, जबकि यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है एक से अधिक आरंभिक कोशिकाओं से बीजाणु धानी का विकास होना। और अधिकतर जो पादप है, अधिकतर टेरिडोफाइट है, वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार के हैं। जबकि मैं आपको जब लेप्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट का उदाहरण पूछूं तब आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, एक नाम आना चाहिए। पहले भी कुछ अध्ययन किया था हमने, फिर बता रहा हूँ, मार्सिलिया में लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का बीजाणु
धानी का परिवर्धन मिलता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो बीजाणु धानी का परिवर्तन यूस्पोरेंजियल प्रकार का होता है और बीजाणु धानी का विकास होता है वो बीजाणु पर्णों के विकास की आरंभिक अवस्था में ही हो जाता है। बीजाणु पर्ण की अध्यक्ष सतह पर, यानी कि जो वेंट्रल सरफेस है जहां पर बीजाणु धानी बनेगी, पर कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो बीजाणु धानी प्रारंभिक आद्यक, स्पोरेंजियल इनिशियल प्रीमोर्डियम के रूप में कार्य करती हैं। यानी किसी भी चीज को बनने के लिए एक प्रीमोर्डियम या आद्यक का बनना जरूरी है, जो कि बीजाणु पर्ण की वेंट्रल सरफेस के ऊपर विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में दिखाई देता है। तो आप ये जो अध्ययन की जो स्टेप्स हैं, डेवलपमेंटल स्टेप्स हैं, उनकी स्टडी हम इस चित्र में जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डेवलपमेंटल डायग्राम, उनमें हम अध्ययन करेंगे। देखें कि बीजाणु पर्ण की अव्यक्त सतह पर कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो बीजाणु धानी प्रारंभिक आद्यक के रूप में कार्य करती हैं। वह इनके परिणतिक विभाजन से कोशिकाओं की एक, देखो यहाँ पर परिणतिक विभाजन से कोशिकाओं की एक आउटर व इनर परत विभेदित होती हैं। बाह्य परत की कोशिकाएं, देखें यहाँ पर एक आउटर व इनर परत, ये है स्पोरेंजियल इनिशियल, और यहाँ पर जब परिणतिक विभाजन हुआ तो ये आउटर, देखो ये वाली लेयर आउटर लेयर है और ये वाली लेयर इनर लेयर है। परिणतिक कोशिकाओं, परिणतिक विभाजन से एक आउटर व इनर लेयर विभेदित होती हैं। बाह्य परत की कोशिकाएं को हम प्राइमरी वॉल सेल्स, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें परिणतिक व अपनतिक विभाजन होने से एक 3 अथवा अधिक स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण होता है। यहाँ पर बीजाणुधानी भित्ति का निर्माण होता है यहाँ पर। और हमें पता है ये जैकेट इनिशियल्स हैं जो कि बीजाणुधानी की भित्ति बनाते हैं, जो कि 3 स्तरीय हो सकती हैं, 1 स्तरीय भी हो सकती है, द्विस्तरीय भी हो सकती है। अब देखें भीतर की स्तर की कोशिकाएं जिन्हें प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं, ये देखो भीतर की स्तर की कोशिकाएं जिन्हें प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहते हैं, वो विभेद होती हैं। वो होती हैं, देखो ये देखो किस पर, क्योंकि यहाँ बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल बनाया, जैकेट इनिशियल डिवाइड हुए, उन्होंने प्राइमरी वॉल सेल बना ली। अंदर की तरफ की कोशिकाएं जो थी वो थी प्रप्रसुप्त कोशिकाएं, ये आर्की स्पोरल सेल, इनमें विभाजन हुआ और इन्होंने बना लिया आपके प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में जैकेट इनिशियल ने तो क्या बना लिया, जैकेट, ये देखें। और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स में कई सारे विभाजन होते हैं, विभाजन होने से स्पोरोजेनस सेल्स बनती हैं, बीजाणु जनन उत्तक बनता है, स्पोरोजेनस सेल्स बनती हैं। और ये जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं, ये देखो स्पोरोजेनस सेल्स हैं, बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ये जो है देखो बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल हो गया और बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोरोजेनस सेल्स, ये स्पोरोजेनस सेल्स जो हैं वो स्पोर, उनमें से कुछ कोशिकाएं स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं। बीजाणुधानी के विकास के साथ साथ इसके भित्ति की, यानी कि वॉल जो ट्राइलेयर वॉल थी, बीजाणुधानी की भित्ति थी, इसके भित्ति की तो अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं वो न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में कार्य करती हैं और टेपिटम बनाती हैं। और इस टेपिटम की खास बात होती है कि अन्य टेरिडोफाइट्स की भांति लाइकोपोडियम में जो टेपिटम होती हैं वो जल्दी से विघटित नहीं होती हैं, लंबे समय तक रहती हैं। और कुछ समय पश्चात बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्पोर मदर सेल जो ये बनी है, यहाँ पर देखें टेपिटम, ये अंदर स्पोर, ये जो टेपिटम जो है उसके नीचे ये स्पोर मदर सेल्स हैं। ये स्पोर मदर सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और इनका आकार लगभग गोल हो जाएगा। और प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है भाई? हम यहाँ बात कर रहे हैं बीजाणु के निर्माण की। और बीजाणु का नाम देखो, बीजाणु किससे बनेगा? बीजाणु मात्र कोशिका से बनेगा, उसकी मदर सेल से बनेगा। बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि बीजाणु मात्र कोशिका तो है 2n डिप्लॉइड, और जो बीजाणु बनते हैं वो कैसे होते हैं? n हैप्लॉइड होते हैं। तो जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना होता है किसी भी चीज को, तो हाँ हमेशा कौन सा विभाजन होता है? वहाँ हमेशा विभाजन होता है अर्धसूत्री, मियोसिस। तो यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। और बीजाणु मात्र कोशिका से चतुष्फल की चतुष्क टेट्राहेड्रल टेट्राड बन जाएगा, यानी कि खूब सारे बीजाणु बन जाते हैं बीजाणु मात्र कोशिका से। अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। सभी बीजाणुओं का आकार व माप समान होता है। ऐसे बीजाणु सब बीजाणु कहलाते हैं, होमोस्पोरस कहलाते हैं। तो एक बीजाणु का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें आप यहाँ, ये स्पोर है जिसमें ये ट्राई रेडिएट मार्क होता है।
एक त्रिअरीय कटक ट्राइरेडिएट मार्क आपको दिखाई देता है। एक्साइन है, अलंकृत ऑर्नामेंटल एक्साइन आपको दिखाई देती है। एक छोटे अमाप का स्पोर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बीजाणुधानी का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है और उसका डेवलपमेंट इस प्रकार से संपन्न होता है और बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या होगा, बीजाणुओं का निर्माण हो गया है। बीजाणुधानियां परिपक्व होने के बाद में बीजाणुधानियों से बीजाणुओं का स्फुटन होता है। बीजाणुधानियां से बीजाणुओं का स्फुटन होता है और बाहर निकलेंगे। तो बीजाणुधानी के बाह्य स्तर की कुछ कोशिकाएं मोटी वृत्तियुक्त हो जाएंगी, इन्हें हम स्ट्रोमियम कहेंगे। और ये बीजाणुधानी के शीर्ष की ओर एक अनुप्रस्थ पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। और परिपक्व बीजाणुधानी की भित्ति में की कोशिकाओं के सूखने पर स्ट्रोमियम की कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण बीजाणुधानी वहां से फट जाएंगी और जो होमोस्पोरस बीजाणु एक ही आकार के जो बीजाणु है वो बाहर निकल जाएंगे। अब ये बाहर निकले हुए बीजाणु क्या करेंगे, हमें पता है, वो युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। समय आने पर अंकुरित होकर वो एक गैमेटोफाइट बनाएंगे और इस गैमेटोफाइट का अध्ययन, और गैमेटोफाइट पर क्या लगेंगे, नर जननांग और मादा जननांग यानी कि सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।